जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 15 फरवरी मंगलवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 3 महीने और 10 दिन बाकी है। तो मुद्दा है करंट अफेयर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाने लायक चीज़ें क्या थी। तो जवाब है छोड़ो, आज कुछ काम का नहीं था। क्योंकि जो भी समाचार हैं वो ऐसे हैं कि या तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे इसरो का सैटेलाइट लॉन्च, या ऐसे कि जो वापस रिपीट होने वाले, जैसे एलआईसी के आईपीओ की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री। तो वैसे कुछ है नहीं, फिर भी कुछ होते हैं बाबूस होने की। मेरे को ज़बरदस्ती करंट अफेयर्स ढूंढना है, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं मिला तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू पढ़ूंगा। तो वो सब कुछ उपयोगी नहीं है। आप थियरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पे भी फोकस करें। खैर, मेरी तो मजबूरी है तो वीडियो बनाता हूँ ताकि कुछ पेज व्यूज मिल जाए। तो चर्चा ये हो रही है कि महंगाई के नए आंकड़े आए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्टली उसके नीचे एक संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उन्होंने आंकड़े निकाले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उसमें ऐसा बोल रहा है कि जनवरी में इन्फ्लेशन वॉज 6.01%। ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये कि पिछले साल उसी महीने में, मतलब जनवरी 2021 में सपोज किसी चीज़ का दाम था 100 रुपी, तो वो जनवरी 2022 में बढ़ के हो गया 106 रुपये और 1 पैसे। तो इसका मतलब करीब हर चीज़ 6 रुपये महंगी हो गई पिछले साल के उसी महीने के मुकाबले। ऐसा बोलना चाहता है 6% इन्फ्लेशन का आंकड़ा। और आप जानते हैं कि आरबीआई पर एक कंपल्जन है कि उसने महंगाई को 2% से कम भी नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था, मैं इधर कार्ड में रख दूंगा, देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। तो प्रश्न है, अगर आरबीआई पर ये कंपल्जन है कि इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%, तो ये तो हो गया ना 6.01%, तो टारगेट तो ब्रीच हो गया। तो रिजर्व बैंक कुछ करती क्यों नहीं है? तो जवाब है रिजर्व बैंक कुछ नहीं करेगी। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि रिजर्व बैंक का फेलियर तभी माना जाता है अगर इन्फ्लेशन 2 to 6% की रेंज में कंटिन्यूसली 9 महीने उस रेंज से बाहर रहे। तो अभी आप देखिए कि पिछले महीने तो 5% था, फिर अभी 6%। एक बार हुआ था जून 2021 में, देखिए 6.26%। तो क्या फेलियर माना जाएगा? कंटिन्यूसली 9 महीने बाहर रहता तो मान लेते, लेकिन फिर आप देखिए जुलाई में वापस गिर के 5.59 हो गया, तो वापस वो काउंटर रीसेट हो जाएगा, तो वो बच जाते हैं या उनको बचा दिया जाता है आंकड़ों में छेड़छाड़ करके एनएसओ द्वारा, डेटा ड्रेसिंग। वो कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं अपने लिए काम का नहीं। तो पहला तो ये कारण कि आरबीआई कुछ नहीं करेगी क्योंकि 9 मंथ्स कंटिन्यूसली रेंज से बाहर रहना चाहिए, तभी फेलियर माना जाएगा। दूसरा, ये जो इन्फ्लेशन है वो क्रूड ऑयल, जो कि सऊदी अरब वगैरह के सप्लाई के चलते उसके प्राइस कम ज़्यादा होंगे, और दूसरे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसिंग, जैसे यूक्रेन में लड़ाई हो जाए और उसके चलते वहाँ से जो भी फर्टिलाइज़र या नेचुरल गैस आता हो वो महंगा हो जाए, तो आरबीआई उसमें कुछ कर नहीं सकती। और अगर फिर भी आरबीआई ज़बरदस्ती लड़ने के लिए रेपो रेट को महंगा कर दे ताकि लोन महंगे हो जाएं, लोग शॉपिंग कम करें, डिमांड कम हो जाए, महंगाई काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर लोग शॉपिंग कम करेंगे तो कोरोना के बाद इकोनॉमी को वापस खड़ा करना है, वो काम हो नहीं पाएगा, जीडीपी ग्रोथ विल बी अफेक्टेड, इसलिए आरबीआई कुछ करेगी नहीं। फिर एक मुद्दा चला, ये यूक्रेन का ही नाम लिया तो अगले हफ्ते यूक्रेन पर रशिया आक्रमण कर सकता है, ऐसा कुछ ब्रिटेन का इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है। तो सोचो इससे गोल्ड प्राइस पे क्या असर होगा। जब भी अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सेफ्टी के लिए क्या अपने हाथ में रखेंगे? शेयर, बॉन्ड, बिटकॉइन नहीं, वो गोल्ड हाथ में रखेंगे। तो स्वाभाविक है गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो करीब जो 45,000 रुपये में मिलता होगा गोल्ड बढ़ के 51,000 हो जाए। शेयर बाजार पे क्या असर होगा? तो सब लोग ये अनुमान लगाएंगे कि क्योंकि लड़ाई हो जाएगी तो उसके चलते अमेरिका, यूरोप, हर जगह जो पहले सरकारें खरीदारी करती होंगी या फिर ये जितने उनके बिजनेस अच्छा काम करते होंगे वो सब पर असर होगी। यूक्रेन से उनको जो फर्टिलाइज़र, रॉ मटेरियल मिलता होगा वो सब महंगा हो जाएगा। अलग अलग देशों पर कुछ पाबंदियां लगेंगी, XYZ चीज़ों के चलते कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कर नहीं पाएगी, मार्केट गिर जाएगा, तो लोग भागना शुरू कर जाएंगे, तो शेयर बाजार गिर जाएगा। तो वही सब भारत से लेके सभी जगह पर गिरने लगा। अब गिरा कल, फिर वापस आज देखे तो वापस चल रहा है। वैसा क्यों? कुछ लोग लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे कि अभी सब मार्केट गिर रहा है तो सस्ते में मैं कंपनियों के शेयर्स खरीद लूँ ताकि 1-2 साल बाद जब वापस प्रॉफिट बढ़ जाए कंपनियों का तो मुझे मुनाफा हो जाए। तो वो सब चलते रहता है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री अपने लिए काम की नहीं। ना LIC IPO, उसकी भी कुछ समाचार चल रही है। उसे समझने से पहले एक केस स्टडी देखते हैं, जोमेटो। देखिए, जोमेटो एक ज़माने में होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? उसमें 2 से लेके 200 पार्टिसिपेंट होंगे और वो पब्लिक एट लार्ज से एडवर्टाइजमेंट में नहीं बोल सकते कि तुम हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो वहाँ पर क्या होगा, अलग अलग निवेशक
उनको वो पर्सनली कांटेक्ट करे और उनसे पैसा बटोरे। हाँ, तो Naukri.com नाम की संस्था जिसकी यहाँ पर 18% शेयर होल्डिंग है, असल में उसका नाम है इन्फो एज, लेकिन वो एक और मशहूर है अपनी Naukri.com वेबसाइट के लिए। फिर जैक मा जो एंड ग्रुप के मालिक, अलीबाबा के मालिक, तो उसकी 16% शेयर होल्डिंग, टाइगर ग्लोबल और ऐसे सब स्टार्टअप कंपनियों की मदद करने वाले फिर और दूसरे फाउंडर्स, वेंचर कैपिटल फंड वगैरह ने मिलकर ये कंपनी चलाई होगी। फिर उनको लगा अभी और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेंज करके बना देंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिर वो अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो सोचो कि जो पहले वहाँ पर इन्वेस्टर थे उसमें से कुछ लोग अपने शेयर्स बेचना पसंद करेंगे कि मैंने 10 रुपये का इन्वेस्ट किया था और अभी ये कंपनी के शेयर्स में 100 रुपये में आईपीओ में लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं थोड़े अपने निकाल देता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए, इसलिए तो स्टार्टअप बनाई होगी उसने। हाँ, तो Naukri.com ने बोला मैं अपने करीब 300 करोड़ के शेयर निकाल लूँगा। मतलब वो आईपीओ स्टेज पे अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो बाकी इन्वेस्टर्स को बेच देगा, जिसे हम कहते हैं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। तो इससे जोमेटो कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो इन्वेस्टर ने अपना मुनाफा कमा लिया और वो चला जाएगा। और इन एडिशन ऑफ दैट जोमेटो ने बोला कि मैं 9,000 करोड़ के और कुछ फ्रेश नए शेयर्स भी इशू करूंगा। तो ये जो फ्रेश शेयर्स इशू करेंगे उसका मतलब क्या है, ये सब नए इन्वेस्टर 9,000 करोड़ रुपीज़ जोमेटो को देंगे, तो वो वाला पैसा फिर जोमेटो अपने बिजनेस एक्सपांशन, नए नए उसको जो ब्रांच खोलने हो, वो नई नई कंपनी एक्वायर करनी हो, डिलीवरी बॉयज़ को नौकरी पे रखना हो, उसमें वो यूज़ कर सके। तो इस तरह से आईपीओ निकलते हैं। उसमें क्या होगा, कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वो निकल जाएंगे, और कुछ नए फ्रेश शेयर्स इशू किए जाएंगे जिससे कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल मिले। तो समझिए कि पहले उसकी कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसी हो, फिर वो जोमेटो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने, अपने शेयर सबको बेच दे, तो फिर नया सीन क्या बनेगा, ये Naukri.com ने क्योंकि अपने शेयर्स निकाल दिए थोड़े, तो उसकी शेयर होल्डिंग 100% में पाई चार्ट में वो थोड़ा कम हो जाएगा कि 15%। फिर जैक मा, अब मान लीजिए उसने अपने शेयर बेचे ना हो, लेकिन 9,000 करोड़ रुपीज़ के एक्स्ट्रा शेयर जो इशू किए, जो बाकी लोगों ने खरीदे, तो अब जो 100% का पाई चार्ट है इसमें जैक मा की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, तो हो जाएगा वो 7%, पहले जो 16% हो। उस तरह सब बाकी QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब जो एक एक आदमी नहीं है, जो संस्था है, ऐसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह, तो उनकी करीब 11%। फिर QIB में अपने डोमेस्टिक DII मतलब अपने भारत के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी थोड़ा थोड़ा 1-8% खरीद ले, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर उनके पास करीब 66% शेयर होल्डिंग आ जाए। ये नंबर्स एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए, ताकि हम समझ सके कि LIC में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। LIC असल में LIC एक्ट से बनी संस्था है, मतलब वो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं था, वैधानिक निगम था, और उसकी 100% शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास थी। तो अब वो क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज करके कुछ बनाए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिर शेयर सेल करे, तो सरकार के पास 100% शेयर होल्डिंग है। अब दो बातें हो सकती थी, या तो सरकार अपने शेयर्स निकाल दे कि 5% शेयर्स हम अपने बेचने वाले हैं, जिसको कहे ऑफर फॉर सेल, या वो ये कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ के शेयर्स इशू करेंगे और आप खरीदो। तो ऐसा कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं किए जा रहे, मतलब कि जो इन्वेस्टर पैसा डालेंगे वो ऐसा है कि सरकार ले जाएगी और निकल लेगी। फ्रेश शेयर्स नहीं इशू किए जा रहे कि जहाँ पर पैसा LIC कंपनी को मिलता है, जिसकी मदद से वो नए नए ब्रांच खोले, ऑफिसर्स को नौकरी दे, एजेंट को रखे, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब, शाहरुख खान, दीपिका वगैरह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ऐसा कुछ इसमें करने वाले नहीं है। दे आर नॉट यूजिंग द मनी फॉर एक्सपांडिंग द LIC, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। हाँ, तो अब होगा ये कि सरकार के पास जो 100% शेयर होल्डिंग थी उसमें से 5% शेयर होल्डिंग वो निकाल देंगे IPO के नाम पर। अब ये 5% शेयर होल्डिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर में वो सेल करने वाले हैं, तो सब लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें सब कोटा होते हैं कि इसमें से ये जो 5% शेयर्स बेचे जाएंगे, उस 5% में से 5% शेयर्स LIC एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। जिन लोगों ने LIC की सब अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हैं उन सबको 10% ऑफ दिस 5% शेयर्स दिए जाएंगे। बाकी रिटेल इन्वेस्टर मतलब मान लीजिए कोई डेफिनेशन हो कि जो 3 लाख रुपए से ज़्यादा का दाव नहीं लगा रहा है, तो उसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाए, तो उसको सपोज कि 35% ऑफ दिस 5% विल बी गिवन। बाकी नॉन रिटेल मतलब जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मान लीजिए ऐसे लोग जो 3 लाख से बड़ा दाव लगा रहे हैं, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह,
उनको कुछ दिया जाए। अगेन दिस नंबर्स आर नॉट एक्यूरेट, दिस इज ओनली फॉर इलुस्ट्रेशन। तो इस तरफ से होगा, तो ये LIC का IPO होगा। इससे फ़ायदे क्या, भारत सरकार अपने 5% शेयर जो बेचेगी उससे उसको जो 50,000 करोड़ लाख 1 लाख करोड़ जितनी रकम मिले उसकी मदद से वो सब गरीब कल्याण योजना चलाए, फिजल डेफिसिट को काबू में रखे। फिजल डेफिसिट क्या था, बजट वाले लेक्चर में देखा था, उसका भी मैं इधर कार्ड डाल दूंगा तो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। LIC बन जाएगी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से और ज़्यादा सख्तियाँ आती हैं कि उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जो कंपनी का फाउंडर नहीं हो, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो, कंपनी का होलसेल रिटेल टाइप का आदमी नहीं हो। तो मतलब अब तक क्या होता होगा, 100% शेयर होल्डिंग भारत सरकार के हाथ में, तो रूलिंग पार्टी BJP का जो फेवरेट हो उन सबको डायरेक्ट बनाए हो। अब क्या होगा, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे, फिर कुछ विमेन डायरेक्टर्स को रखना होगा कंपलसरी। सपोज कि 1/3 कोटा होता है कि इतनी महिलाएं होनी चाहिए डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। फिर ये अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट वगैरह के डिस्क्लोजर देने होंगे इन्वेस्टर्स को, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना होगा। मतलब कंपनी का एम्प्लॉई जो LIC में कुछ धांधली हो रही है और उसके बारे में एक्सपोज करना चाहता हो, तो फिर वो एक्सपोज करे तब उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसको प्रमोशन का डिमोशन नहीं कर सके वगैरह, प्रोटेक्शन डाले होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस के जो भी प्रावधान है कंपनीज एक्ट में, सेबी के अलग अलग नियमों में, वो उसने मानने होंगे। सो दिस विल बी द बेनिफिट्स ऑफ IPO। क्या IPO आने पर कंपनी का शेयर खरीदा तो हमेशा प्राइस बढ़ ही जाता है? द आंसर इज नॉट नेसेसरी। जैसे जोमेटो के वांदे चल रहे हैं, 150 रुपये में चल रहा था, अभी गिर के 75 रुपये हो गया। पेटीएम तो गिर के 25% या उससे भी ज़्यादा हो गया। SBI कार्ड वो भी पहले अच्छा चल रहा था 1000 रुपये में, वो गिर के करीब 800 रुपये हो गया। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि IPO निकले और वो सब हमेशा चढ़ ही जाए। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, राइवल कंपनीज ने कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, या यूक्रेन वगैरह में रशिया की लड़ाई होने वाली हो, मैनी थिंग्स। पिछले साल याद करो, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था कि भारत में किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ, मुझे उनकी बहुत चिंता है क्योंकि कनाडा में जो सिख वोटर्स हैं मुझे उनको खुश रखना है। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी खुद की सरकार के खिलाफ कनाडा में ट्रक ड्राइवर बहुत धमाल कर रहे हैं। तो वो कह रहा है नहीं, मेरे को अभी इंदिरा गांधी बन जाना है, यानी कि मुझे इमरजेंसी लागू करनी है। इमरजेंसी का मतलब ऐसा कि वहाँ पर जो उनकी यूनियन फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री उसको स्टेट्स में डिप्लॉय कर सके, और वहाँ की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अगर ये प्रदर्शनकारियों पर अच्छा एक्शन न ले रही हो तो वो करे वगैरह। वो पूरी सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो कि दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इमरजेंसी। एक और मामला चल रहा है, कुछ साल पहले याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MIT ने PUBG और बहुत सारे गेम्स को बैन किया था, टिकटॉक वगैरह को, क्योंकि वो सब चाइनीज़ ऐप्स थे और उससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा, हमारा डेटा चुरा रहे हैं वगैरह। अब उसी में कुछ नए और 54 ऐप्स बैन किए, फ्री फायर वगैरह, तो वो चल रहा है। फिर ऐप्स का ही नाम लिया तो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स, ये पोकर, रमी, प्ले रमी ऑनलाइन, 1000 रुपी विन, फिर ये Dream11, IPL वगैरह जो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इन सबको बंद करने के लिए कानून बनाया था लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने वो कानून रद्द कर दिया। अब ऐसा क्यों है मित्रों? गेम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल और दूसरा होता है गेम ऑफ लक। स्किल मतलब कौशल के आधार पर, कि जैसे बॉक्सर मैरी कॉम, उसको बॉक्सिंग करनी आती है और उस हिसाब से वो जीते, तो वो कोई जुआ नहीं है, वो गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ लक क्या होता है, आपका नसीब, तुक्का, सट्टा लग जाए और आप जीत जाए, जैसे लॉटरी टिकट खरीदा, घोड़े की रेस पे आप कुछ लगा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो सरकार का ये कहना था कि ये जितनी ऑनलाइन सब गेमिंग एप्स हैं, ये पोकर एंड ड्रीम IPL वगैरह, दीज आर गेम ऑफ लक और उसको बैन करना ज़रूरी है। लेकिन उन लोगों का ये कहना है नहीं, ये तो गेम ऑफ स्किल है, कौशल के आधार पर आपको सोचना होता है कि जैसे चेस में सोचते हैं ऐसा पोकर में सोचना पड़ता है और उस हिसाब से दाव लगते हैं। एनीवेज, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस कानून को रद्द किया, लेकिन ऐसा बोला है कि आप नया कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक के बारे में, देन इट विल बी प्रोसीडेड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा और क्या समाचार थे जस्ट अ मिनट। हाँ, तो डेली करंट अफेयर्स, इकोनॉमी में ये सब जानने लायक चीज़ें हमने देख ली। पॉलिटी में ये इमरजेंसी एंड प्रेशर ग्रुप और कनाडा में धमाल, वो हमने देख लिया। साइबर सिक्योरिटी में ऐप बैन हुए, वो देख लिया। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला। इसके साथ जुड़ा एक और भी चीज़ है मित्रों, एक ज़माने में लोढ़ा कमेटी बनी थी, उसने ये कहा था कि ये क्रिकेट में जो बैटिंग सट्टेबाजी होती है उसको लीगलाइज कर दो, ताकि उसमें माफिया का प्रभाव कम हो जाए और सरकार को टैक्स में आमदनी भी हो जाए। तो उस सब लॉजिक पे हम बात करें तो हाँ, ये सारे ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स भी अलाउ करने चाहिए वगैरह वगैरह।
फिर फेडरलिज्म और उसमें प्रांतवाद, भाषावाद, और दूसरा राइट्स इशू, लोकल के राइट्स की डोमिसाइल है हम, हमें अपनी नौकरी मिलनी चाहिए, स्थानिक रोजगार। उसमें नया मामला ऐसा चला है कि झारखंड में प्रदर्शन चल रहे हैं, कुछ जिलों में भोजपुरी और मगही भाषा को कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये जो भी पटवारी, नर्स, कंपाउंडर की सरकारी नौकरियां होंगी उसकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें भोजपुरी और मगही भाषा में भी पेपर सेट किया जाएगा। तो लोकल जो आदिवासी समुदाय, मूल निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि ये बाहर वाले लोग हमारी नौकरी खा जाएंगे, इसलिए वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर वो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी बेसिक हमने पढ़ लिया, अभी फाइनल जजमेंट आए तो देखेंगे। न्यूज़पेपर कॉलम में भी कुछ जाने लायक नहीं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, वो बनने दो तो देखें। राहुल बजाज का देहांत हुआ, वो हमने देख लिया था। उनका भारत की इकोनॉमी में क्या योगदान है, लंबी चौड़ी सब चीज़ें की है, एप्रिशिएबल। लेकिन हमें पुराने पेपर्स देखते हुए कि ऐसा पूछते नहीं तो हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। सी राजा मोहन जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन। पहला उसने जो बताया उसमें नया कुछ जानने लायक नहीं, वही सब आरसीईपी अग्रीमेंट भारत ने क्यों साइन नहीं किया, और ये ऑस्ट्रेलिया और क्वाड और चाइना, साउथ चाइना सी में कब्जा करना चाहता है, वो सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अपनी प्रीलिम अभी 3 महीने 10 दिन ही बाकी हैं, तो कुछ और दम लगाने का उसमें मुझे फ़ायदा दिखता नहीं। अभी प्रीलिम वाली चीज़ों पे फोकस करें। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए, वो तो हमने कल ही देख लिया था। फिर एथिक्स फॉर यूपीएससी मेंस पेपर फॉर जुवेनाइल वैल्यू एजुकेशन पेरेंटिंग, वो ऐसा चल रहा है कि केरला में एक नया तमाशा चलता है जिसको कहते हैं वेडिंग प्रैंक्स, कि जो ये दूल्हा दुल्हन के जो कॉलेज के दोस्त हों वो प्रैंक खेले कि ज़बरदस्ती उसको बुलडोज़र में बिठाएं, या फिर कि उसकी शादी में जाकर पटाखे फोड़े या ऐसा सब। तो कुछ केरला में कुन्नूर में उसके दोस्त सब पटाखे जला रहे थे, लेकिन वो इतने मौज में आ गए कि क्रूड बॉम्ब भी लेके और वो भी जलाए कि बाराती भाग जाएं और वो सब अप्रैल फूल और ऐसा सब खेल करे। तो एक आदमी मर गया और ये सब लोगों को गिरफ्तार किया। उससे पहले भी ये पटाखे जला के मार देना ऐसा हुआ था 1-2 साल पहले, कि एक हथनी थी और किसी वो किसान को लगा मेरा ये जो खेत बागान है उसमें ये फसल को बर्बाद कर रही है, तो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उसको पाइनएप्पल खिलाया, लेकिन उसमें उसने जलता हुआ पटाखा रखा था, तो उसको खा के उसका सर ब्लास्ट हो गया। तो ये सब हमको क्या दिखाता है, ये सब केरला में हुआ है। हाँ, तो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत साक्षरता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इट इज़ नॉट अ गारंटी दैट ऑटोमेटिकली देर विल बी अ हाई लेवल ऑफ एथिकल एंड सिविलाइज्ड बिहेवियर। सभ्यतापूर्वक, नैतिकतापूर्वक आचरण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई चाहे कितना पढ़ा लिखा हो। तो फिर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वैल्यू एजुकेशन की जिम्मेदारी है, शिक्षकों ने ध्यान देना चाहिए, समाज के सब लीडर्स ने ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ पुलिस ने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुलाब का फूल देखकर हृदय परिवर्तन हो नहीं सकता, कभी कभी डंडा भी चलाना पड़े। तो प्रश्न ये है कि आप एसपी होंगे केरला के, तो ये सब से लड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो दिस इज वन थिंग। पर्सन इन न्यूज़ में वैसे बिजनेस जनरल नॉलेज, ये टाटा एयर इंडिया का नया सीईओ कौन, लेकिन अपनी एग्जाम में यूपीएससी में ऐसा काम का नहीं। फिर जीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम में कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।